नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश समीकरण में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। दिल्ली में सत्ता स्थापित करने के लिए सियासी दल एक एक वोट का समीकरण सेट कर रहे हैं। जाति, समाज, समुदाय, धर्म के जरिए अपने पक्ष में समीकरण बनाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने अयोध्या पहुंचकर समीकरण साधने की कोशिश की। हनुमान मंदिर पहुंचकर प्रियंका गांधी ने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है। जहां एक ओर उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ी तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की धार्मिक विरासत को भी आगे बढ़ाया। राजनीति में धर्म की जमीन पुख्ता करने वाली अयोध्या में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कदम रख पार्टी की उस धार्मिक विरासत को आगे बढ़ाया जिसकी शुरुआत कभी उनकी दादी और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। 3 दिवसीय दौरा प्रयागराज वाराणसी का, जिसको मैं सकता हूँ ग्रैंड सक्सेस, और अब तो उस अपने घर में आई। अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद तो सब उनका घर है। बाराबंकी 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अयोध्या में हनुमान गढ़ी मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन कर कांग्रेस पार्टी के लिए कामना की। पार्टी के लिए प्रार्थना कर प्रियंका ने सत्ता वापसी के लिए ठीक वैसा ही प्रयास किया जैसा कभी इंदिरा ने किया था। 1980 के चुनाव में सत्ता वापसी के लिए इंदिरा गांधी भी हनुमान गढ़ी मंदिर पहुंची थी। उन्होंने हनुमान जी के दर्शन कर जीत की कामना की थी। उस चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी। 9 साल बाद 1989 के चुनाव में राजीव गांधी ने भी चुनावी शंखनाद अयोध्या से ही शुरू किया था। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी भी हनुमानगढ़ी दर्शन करने गए थे। अब प्रियंका गांधी के माध्यम से कांग्रेस की धार्मिक परंपरा एक बार फिर परवान चढ़ी है। बनारस की जनता अपने आप को ठगित महसूस करती है, तो ये प्रियंका गांधी वड्रा जी का कॉन्फिडेंस है उत्तर प्रदेश की जनता में जब से उन्होंने भार संभाला है कि आने वाले समय में कड़ी चुनौती के रूप में कांग्रेस पार्टी उतर रही है। वहीं बीजेपी ने प्रियंका की हनुमान प्रार्थना को पॉलिटिकल स्टंट का धार्मिक रूप बताया। प्रियंका के हनुमान दर्शन पर सियासी दांव खेलते हुए बीजेपी ने मांग की है कि अब तो कम से कम कांग्रेस इसे राम जन्मभूमि स्वीकार करे। देखिए, बहुत अच्छी बात है लोग जाएं और इस बात को स्वीकार करें कि यही सही राम जन्म स्थान है। सियासी समंदर में धर्म मंथन से निकलने वाला अमृत रूपी वोट राजनीतिक दलों की सत्ता सेहत बनाने में फायदेमंद साबित होता है। अयोध्या का दौरा कर प्रियंका गांधी ने इस अमृत के जरिए कांग्रेस की कमजोर होती जड़ों को फिर से मजबूत करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पहले इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी। 2.5 साल पहले जब राहुल गांधी पहुंचे थे तब भी उन्होंने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की थी, लेकिन रामलला से दूरी बनाए रखी और इस बार प्रियंका गांधी भी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रियंका गांधी की ये मेहनत रंग लाएगी? क्या प्रियंका के अयोध्या दौरे से कांग्रेस को फायदा होगा? इसी मुद्दे पर न्यूज़ 18 ने जब लोगों की राय पूछी तो तस्वीरें जो सामने आई हैं वो इस वक्त आपके स्क्रीन पर। पूर्वी यूपी के 41 क्षेत्रों के 1,21,434 लोगों ने अपनी राय दी है। इतने लोगों से न्यूज़ 18 की टीम ने बातचीत की, उनकी राय जानी है। और हमारा जो सवाल था वो हम आपको बताएं। हमारा सवाल, कई सवाल थे। क्या प्रियंका के अयोध्या दौरे से कांग्रेस को फायदा होगा? यही सवाल, और इस सवाल पर 34.20% लोगों ने कहा कि हाँ, फायदा होगा, जबकि 65.80% लोगों का मानना है कि कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, यही सवाल जब महिला और पुरुषों से अलग अलग राय की अगर बात करें तो महिला और पुरुषों की राय में काफी अंतर दिखा। 45.21% महिलाएं मानती हैं कि प्रियंका के अयोध्या दौरे से कांग्रेस को फायदा होगा, वहीं सिर्फ 29.44% पुरुष मानते हैं कि हाँ, फर्क पड़ेगा। 54.79% महिलाएं और 70.56% पुरुष ये मानते हैं कि प्रियंका के अयोध्या दौरे से कोई लाभ नहीं होगा। तो महिला और पुरुषों की राय में भी काफी अंतर, हालांकि ज्यादातर महिलाएं इत्तेफाक रखती हैं कि हाँ, प्रियंका के इस दौरे से कांग्रेस को लाभ होगा। और प्रियंका गांधी जहां जाती हैं वहां खासकर महिलाओं के बीच बैठकर उनसे बातचीत करने की कोशिश जरूर करती हैं। और जब हमने इस सैंपल को सवर्ण, पिछड़ा और दलित लोगों के जवाब के हिसाब से अलग अलग देखा, इसी जवाब को, तो तस्वीरें जो सामने आई वो आपको दिखाते हैं। 25.43% सवर्ण मानते हैं कि प्रियंका के अयोध्या दौरे से कांग्रेस को लाभ होगा।
वहीं 74.57% सवर्ण ऐसा नहीं मानते हैं। 41.90% ओबीसी का मानना है कि कांग्रेस को फायदा होगा। 58.10% ओबीसी इससे सहमत नहीं है। दलितों की बात करें तो 52.17% दलित मानते हैं कि प्रियंका के दौरे से कांग्रेस मजबूत होगी, जबकि 47.83% दलित ऐसा नहीं मानते हैं। और दलितों की तरह ही मुसलमान भी प्रियंका के दौरे से कांग्रेस के मजबूत होने की बात कह रहे हैं। 48.32% मुसलमानों का कहना है कि कांग्रेस मजबूत होगी, तो वहीं 51.68% मुसलमान ऐसा नहीं मानते। यानी कि अगर हम मुसलमान समाज की बात करें, समुदाय की बात करें, तो 48% ही हैं ऐसे जो मानते हैं कि असर पड़ेगा। लगभग 51% के हिसाब मुताबिक कोई असर नहीं पड़ेगा प्रियंका के अयोध्या दौरे का कांग्रेस को चुनाव में। चलिए बैटल ऑफ जाटलैंड की बात कर लेते हैं। समीकरण में आज समझेंगे पश्चिमी यूपी यानी कि जाटलैंड का समीकरण। कभी बीजेपी के इस इलाके में एक एक वोट के लिए संघर्ष करती थी इस इलाके में बीजेपी, लेकिन 2014 और 17 के चुनाव में जाटों के अत्यधिक वोट, कह सकते हैं अप्रत्याशित वोट मिले बीजेपी को। वहीं जो आरएलडी कभी जाटों की पार्टी हुआ करती थी, आज अपनी साख बचाने के लिए भी गठबंधन का सहारा उसको लेना पड़ रहा है। कहते हैं कि पश्चिमी यूपी एक ऐसा इलाका है जहां जाट ही यहां का समीकरण तय करते हैं। तो समझिए जाटलैंड का समीकरण। यही हस्तिनापुर था। कल का इतिहास मुझे दोष देगा ना कि मैं कहता कुछ हूं और करता कुछ। ठीक है, मेरा नाम बदनाम होगा ना, तो हो जाने दो, परंतु मैं अधर्म को धर्म पर विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा। यही महाभारत युग का व्याघ्र प्रस्थ, कौरव और पांडवों के बीच खेले गए शहमात के खेल का ठिकाना भी यही था। 1857 में आजाद भारत के लिए क्रांति भी इसी सरजमी से फूटी थी। 2019 के महाभारत में भी इसी जाटलैंड पर शह और मात का खेल खेला जा रहा है। एक ओर बीजेपी के बहादुर हैं, तो दूसरी ओर महागठबंधन के महारथी। और दोनों की नजर इसी जाटलैंड पर है। एक चीज होती है भोगा हुआ यथार्थ, और दूसरा होता है कि कास्ट डायमेंशन। एक बहुत पहले से कास्ट का और जाट का एक कलेक्टिव वोट रहा है, लेकिन ये मिथ बीजेपी ने 2014 में, और सच पूछिए तो जो असेंबली इलेक्शन हुआ था 17 में, उसमें अचानक लास्ट फेज में ये मिथ टूटा। और हकीकत ये है कि जाटों का एक बड़ा वर्ग बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। रणभेरी बज चुकी है। ये पश्चिमी यूपी का चुनावी ढोल है। पश्चिमी यूपी यानी वो इलाका जिसे जाटलैंड भी कहा जाता है, और इस जाटलैंड में नो इफ नो बट, यहां सिर्फ जट यानी जाट का कट टू कट चलता है। भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये गठबंधन नहीं महागठबंधन। जाट को पंजाब में जट कहते हैं, एक क्षत्रिय समुदाय
जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में रहता है। जी समय समय का मोल जगत में, कुछ इतिहासकार जाट जाति की उत्पत्ति ज्येष्ठ शब्द से मानते हैं। ऐसी धारणा है कि राजसूय यज्ञ करने के बाद युधिष्ठिर को ज्येष्ठ घोषित किया गया और आगे चलकर उनकी संतानें ज्येष्ठ से जेठर, फिर जेटर और फिर जाट कहलाने लगी। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि शिव की जटाओं से जाट की उत्पत्ति हुई और इसका जिक्र देव संहिता में है। पार्वत्युवाच में जिक्र है, भगवन् सर्वभूतेश सर्वधर्म विदाम्बरः कृपया कथ्यतां नाथ जटानां जन्म कर्मजम्। श्री महादेव उवाच में भी लिखा गया है, शृणु देवी जगद्वंदे सत्यं सत्यं वदामि ते जटानां जन्म कर्माणि यन्न पूर्व प्रकाशितं। यानी ये वो श्रेष्ठ जाति है जो पहले ये तय कर लेती है कि क्या नहीं करना है, फिर क्या करना है इस पर विचार करती है। गांव का तो जो है मिजाज है, सब लोग बागों की चाह है, जो किसानों का गन्ना परमिट टाइम पे हो उसी की सरकार नहीं चाहिए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमारे यहाँ। जब महाभारत 2019 का बिगुल बज चुका है तो जाट लैंड को जाने बिना यहाँ के समीकरण को ना तो आप समझ सकते हैं ना ही राजनीति के विद्वान, क्योंकि ये ऐसी भूमि है जिसकी गोद में मथुरा की मिठास है, मोहब्बत का ताज है, तो वही नफरत के आग में जलने वाला मुजफ्फरनगर भी है। जाट लैंड में गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बुलंदशहर, मथुरा और आगरा जैसे 17 जिले हैं, जहां हार और जीत का फैसला और फासला जाट फैक्टर से ही तय होता है। इन्फ्लुएंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 7 सीटें ऐसी हैं जहां पे तो जबरदस्त इन्फ्लुएंस है, जो पूरी तरह से टिल्ट कर सकते हैं। लेकिन ओवर अगर आप देखेंगे तो करीब 15-16 सीटों पे इनका प्रेजेंस है। इस जाट लैंड में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। इस माटी की एक खासियत है, जाट लैंड के लोग पहले तय करते हैं कि कौन सी फसल नहीं लगानी है, फिर तय करते हैं कि किस सीजन में कौन सी फसल उगानी है। यही फॉर्मूला चुनाव में भी ये इस्तेमाल करते हैं। पहले ये तय होता है कि किसे वोट नहीं देना, फिर विकल्पों पर बात होती है। जाट लैंड में कौन कितना भारी है, उससे पहले जातिगत समीकरण को समझिए। यहां 22 लोकसभा क्षेत्र में मुसलमान 26%, दलित 21%, जाट 16%, ब्राह्मण त्यागी 12%, गुर्जर, लोध, यादव 5% हैं, राजपूत 4% और बाकी जातियां 4% हैं। 2014 में जाट लैंड मोदी के साथ था। 2017 में भी इस इलाके में कमल खिला, लेकिन साल 2019 में कौन शह देगा और किसकी मात होगी कहना मुश्किल है। और अनिश्चितता के माहौल के बीच 19 के समर में जाट लैंड पर सबकी नजर है। पिछली बार से ये ट्रेंड चेंज हुआ है और कहीं ना कहीं जाटों में एक डिवीजन होगा। करीब जो 7 सीटें हैं उस पे ये है कि अजीत सिंह टिल्ट करते हैं, और वो भी तब जब सेंस ऑफ एम्पावरमेंट हो। मायावती, अखिलेश यादव और अजीत सिंह अगर तीनों कंबाइंड होकर लड़ रहे हैं तो जाटों में एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट आता है। लेकिन हम जो देख पा रहे हैं, जो अभी बात हुई हमारी वेस्टर्न यूपी के जाट नेताओं से,
तो ये एक चीज बहुत साफ है कि उनका एक धड़ा जो है वो शायद अजीत सिंह और इनको अब वो ट्रेडिशनल वोटर नहीं रहा है। वोटिंग में अब चंद दिन ही बचे हैं। हर दल का उम्मीदवार जनता के बीच है, लेकिन यहाँ का चुनावी गणित समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि इस इलाके की जनता क्या सोचती है। हम इन चुनाव में वोट करेंगे सड़क के लिए। हमारे यहाँ पे सड़क नहीं थी, बहुत दिन से सड़क नहीं थी। जिनका सेठ लोग फैक्ट्री चले उनके कर्जे माफ, और हम जो कर्जे में दबे पड़े हमारा कुछ पैसा माफ नहीं, कुछ भी माफ नहीं। पश्चिमी यूपी में 17 जिले हैं, जिसमें विधानसभा की 77 और 22 लोकसभा की सीटें हैं। इनमें से 8 सीटें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में 11 अप्रैल को वोटिंग है। इन 11 सीटों पर 17% जाट वोट और 33% मुसलमान मतदाता हैं। यानी यहां जीत का गणित जाट मुस्लिम तय करते हैं। इनमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां जाटों की आबादी 40% से ज्यादा है। ऐसे में यहां किसी भी उम्मीदवार की हार जीत में जाटों की बड़ी भूमिका होती है। जाटलैंड की सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में से एक मुजफ्फरनगर सीट है। यहां इस बार रोचक मुकाबला होने वाला है। एक ओर बीजेपी के सिटिंग सांसद संजीव बालियान हैं, तो दूसरी ओर गठबंधन से आरएलडी के प्रमुख अजीत सिंह ताल ठोक रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 2013 में यहां हुए दंगों ने सियासी दंगल खड़ा कर दिया था, जिसके बाद से ही इस सीट पर हर किसी की नजर रहती है। केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके संजीव बालियान ने इस सीट पर 2014 में बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले जाटों की नाराजगी बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर रही थी। हालांकि अमित शाह की रणनीति ने समीकरण बदल कर रख दिया, लेकिन 2019 और बड़ी चुनौती लेकर सामने खड़ा है। 2014 और 2017 में जहां विपक्षी दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, वहीं इस बार एकजुट होकर बीजेपी के सामने खड़े हैं। हालांकि 2014 के वोटों पर नजर डालें तो बीजेपी के संजीव बालियान को कुल 6,53,391 वोट मिले थे, यानी कुल 59% मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया था। वहीं बीएसपी के कादिर राणा को 2,52,241 वोट मिले, जबकि एसपी के वीरेंद्र सिंह को 1,60,810 वोट ही मिले थे। विपक्षी दलों के वोट जोड़ने के बावजूद बीजेपी यहां भारी दिख रही है, जिसकी वजह जाट हैं, जिन्होंने एकजुट होकर बीजेपी के रथ को आगे बढ़ाया था। मिजाज अच्छा है, मोदी जी होने चाहिए। क्यों, क्या मोदी जी ने सब कुछ अच्छा किया है। हमें तो सिर्फ ये शिकायत है सरकार से, युवाओं को नौकरी के बारे में क्या सोच रही है। मतलब युवा आज का घर बैठा है और जनता खेती में लगे पड़े हैं। हम भी खेती कर रहे हैं, क्योंकि युवा के लिए कुछ कर नहीं पा रही सरकार। नौकरी निकालती है, उसका पूरा परिणाम नहीं आ पा रहे। परिणाम आए तो युवा नौकरी पर जाएं। हम भी घर पड़े हैं, इसलिए हम भी कई साल से तैयारी में लगे हुए हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती, अखिलेश और अजीत कॉम्बिनेशन एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है, लेकिन बीजेपी का जो सपोर्ट बेस पहले था वो कितना नीचे आएगा, और क्या वो नीचे आएगा तो 3-4% वोट अगर वो शिफ्ट होते हैं, किसान खुशहाल हो रहा है इसकी वजह से। ये मेरा वेस्टर्न यूपी की बात है। जाटलैंड की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सीट बागपत है। मेरठ से सटे बागपत में 16 लाख से भी ज्यादा वोटर हैं। इस सीट पर हार जीत जाट और मुस्लिम तय करते हैं। यही वजह है कि अजीत सिंह की आरएलडी यहां मजबूती से जमी रही, लेकिन 2014 में जाटों ने समीकरण बदल दिया। जाट समुदाय के वोटरों के बाद यहां मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहां जाट वोटर की संख्या 4 लाख है, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 3,50,000 है।
इस सीट पर 1,50,000 के करीब दलित मतदाता भी हैं। यहाँ यादवों की संख्या 50,000 के करीब है, जबकि गुर्जर राजपूत वोटर यहाँ 1 लाख से ज्यादा हैं, जबकि 70,000 का आंकड़ा त्यागी बिरादरी का भी है। मुझे लगता है कि बीजेपी को सब्सटेंशियल वोट मिलेंगे और ये करीब जो 15 सीटें हैं लोकसभा की, उस पे ये प्रभाव इनका दिखाई देगा। वो मथुरा से लेके आप कैराना से लेके आप गाजियाबाद तक आ जाएं, मेरठ एक बड़ा चंक है जाटों का, वो बीजेपी को वोट देगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सत्यपाल सिंह इस सीट पर विजयी हुए और तब से विधानसभा चुनाव में भी यहां पर बीजेपी का जलवा कायम है और अजीत सिंह की आरएलडी अस्तित्व की लड़ाई लड़ते दिख रही है। हालांकि गठबंधन में आने के बाद आरएलडी टक्कर देने की स्थिति में आ गई है। क्या उस विकास को देखते हुए ही हम लोग वोटिंग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ तन मन धन से रहेंगे। कुछ नहीं है, जो वादे करे थे इनने, यानी रेल का दोहरीकरण करवा देंगे, कोई विद्युतीकरण करवा दे, कोई भी वादा नहीं हो रहा है इसका पूरा। किसानों के हित में कोई भी जो है इन्होंने वादा नहीं किया। पहली सरकार ने जो है गन्ने के पेमेंट में भी जो है काफी बढ़ोतरी करी, इन्होंने तो जो है गन्ने का पेमेंट भी नहीं बढ़ाया। बीजेपी की नमते कि भी ना बीजेपी ना कोई वादा पूरा करे हमारी गैल। बीजेपी वोट क्यों नहीं दोगे? नू नहीं देने के 14 दिन में पेमेंट कहा था, खोने 14 दिन में पेमेंट, और वो पर्ची आधे दिन का पर्ची भी नहीं आ रही, भूखे मला लग रहे कुकर देंगे, हम नहीं देंगे। पेमेंट नहीं हुआ, इससे भी लोग नाराज हैं। एक और गाँव वाले हमारे साथ। बाबा किसका माहौल है इस बार? माहौल बीजेपी का है, इस बार बीजेपी को वोट दी जाएंगी। कैराना लोकसभा सीट पर जाट फैक्टर हावी है। जाट और मुस्लिम ही तय करते हैं कैराना की किस्मत। 2014 में यहां से बीजेपी के हुकुमदेव सिंह जीते, लेकिन उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में आरएलडी प्रत्याशी तबस्सुम हसन ने बीजेपी को शिकस्त दे दी। बताया जा रहा है कि इस चुनाव में जाट वोट बीजेपी की जगह जाट नेता अजीत सिंह की तरफ आ गया था। अब 2019 के महाभारत में भी जाट ही यहां की किस्मत तय करेंगे। किस तरह से मानते हैं कैराना की राजनीति? कैराना में लोकसभा चुनाव है, क्या किस तरह की राजनीति आपके सामने? ये यहाँ की राजनीति ऐसी है, इससे पहले और भी कई नेता आए, जाट नेता भी आए, मुस्लिम भी आए। यहाँ तो का जो है गठजोड़ बहुत मजबूत है, जाट और मुस्लिम। अब आगे मान लो हमारे भाई हरिजन, उनका भी बहुत बड़ा रोल लेता है। और ये तीनों जो गठबंधन है, समाजवादी का, लोकदल का, बसपा का, ये बड़ा अच्छा गठबंधन है और इसको वोट मिलेगा। मुस्लिम वोट का अलावा और वोट भी बहुत मिलेगा इसको, और ये जीतेंगे। मथुरा, आगरा, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ में भी जाटों की बहुलता चुनाव को दिलचस्प बना देता है। मोदी से खुश है, केंद्र में मोदी को ही चाहेंगे। मुद्दा जो आने वाले के पाकिस्तानी मुद्दे को देखते हुए तो मोदी जी को चाह रहे हैं। जो मोदी जी ने अच्छा किया है, ये तो इस बार तो मोदी जी को चाह रहे हैं, पब्लिक तो मोदी जी को चाह रही है। अच्छा, तो ये है कि मोदी के लिए तो मतलब पब्लिक का वो है कि मोदी को ही वोट देनी है, पर ये सांसद जी हमारी मतलब कोई मिलते नहीं जुलते नहीं, इन्हीं से लोग नाराज है सबसे ज्यादा। इन्हीं लोगों के हाथ में नेताओं के किस्मत का कनेक्शन है और शायद इसलिए हर दल के नेता जाटों के मुद्दों को लेकर सबसे आगे दिखने की कोशिश में रहते हैं। गन्ना भुगतान का मामला हो या फिर फसलों की कीमत बढ़ाने का मुद्दा, कोई पार्टी इनकी अनदेखी नहीं कर पाती है। पश्चिमी यूपी के 22 लोकसभा सीटों में जाट अपने मुद्दों के हिसाब से राजनीतिक दलों को घुमाते रहते हैं और जो इनकी अनदेखी करता है उसे यहां निराशा ही हाथ लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समीकरण में इस वक्त इतना ही।